हमारे साथ प्रखर श्रीवास्तव है। वो वरिष्ठ पत्रकार है। पिछले 2 दशक से अधिक का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और 18 साल से अधिक उन्होंने एक पुस्तक पे रिसर्च किया है, जो पुस्तक यहाँ बाहर बुक स्टॉल और उनके पब्लिशर्स आए हैं तो वहाँ पे अवेलेबल है। उनका एक इंस्टाग्राम आईडी है, प्रखर जी का भी है, और पब्लिशर्स का जनसभा 91 करके। सो आप सारे लोग उसको फॉलो, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। मैं प्रखर जी को इनवाइट करना ही चाहूँगा ऑब्वियसली। आप आइए, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जोरदार तालियां प्रखर जी के लिए एक और बार। सो प्रखर जी का जो मैं ये कह रहा था, उनकी जो ये पुस्तक है हे राम, उन्होंने लिखी है। तो आप लोगों को ये नाम से पता चल गया कि हे राम क्यों लिखी गई है। कितने लोग समझ गए कि इससे क्या जुड़ा हुआ है? हाथ ऊपर कीजिए। फैंटास्टिक। चलिए, तो ये गांधी जी के मृत्यु जब उनकी हुई तो लास्ट वर्ड्स उनके हे राम थे, सब लोगों को पता चल गया। तो उसी के आसपास उनकी ये पूरी पुस्तक है। बहुत डीप रिसर्च्ड पुस्तक है और बहुत बढ़िया उसका लेखन किया गया है। हिंदी में अवेलेबल है और बाहर आपको मिल जाएंगी उस साइंड कॉपीज़ के लिए। सर भी सेशन के बाद रहेंगे हम लोगों के साथ। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर शुरू हो उसके पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अनुशीलन समिति जो है जिसने भव्य आयोजन किया उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पर स्कूल के छात्र बैठे हुए हैं, बाकी लोग तो जानते होंगे। तो ये जो अनुशीलन समिति थी, ये क्रांतिकारियों का एक ग्रुप था, समूह था, जो गुप्त बैठकें करता था। लेकिन ये जो अनुशीलन समिति का कार्यक्रम है, कोई गुप्त कार्यक्रम नहीं है। रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब में भी डाला जाएगा। और बंकिम चंद्र जी को समर्पित थी ये सोसाइटी। और इसका लक्ष्य ये था कि अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी जो आज़ादी के लिए तो कार्य करेंगे ही करेंगे, साथ में जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, उसका गूढ़ अध्ययन करेंगे। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा, जब आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे तो यही भाव लेकर बाहर निकलेंगे। तो चूँकि बंकिम चंद्र जी को ये समर्पित थी सोसाइटी, तो मैं शुरुआत करूंगा कि हम जिस नारे को लगाते हुए इस देश ने आज़ादी पाई, उसको हम एक बार यहाँ पर शुरुआत में लगाएं। मैं कहूँगा वंदे और आप कहेंगे मातरम। वंदे, वंदे, वंदे। धन्यवाद। प्रखर जी एक ऑलमोस्ट ऑलराउंडर है, जर्नलिस्ट है। पिछले 20 सालों से ज़्यादा से वो जर्नलिज्म में अपना करियर कर रहे हैं। तो उनको सारा नॉलेज है उनके पास, करंट अफेयर्स का सब कुछ। तो आप कोई भी अपने सवाल हो, पर्सनल नहीं पूछेगा, कोई भी आपके सवाल हो वो उनका जवाब देंगे। ठीक है, कंट्रोवर्शियल नहीं। ठीक है। सो तो हम बुक से शुरू करते हैं। ये बुक है सर, आपने गांधी पे लिखा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे सब टाइटल जैसा दिया है, गांधी हत्याकांड की प्रामाणिक पड़ताल। तो मेरा सवाल ये है कि इनके बारे में लिखना, इनकी ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल है, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स, एंड काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। आपको क्या ऐसा लगता है? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इंस्टिगेटिंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में? जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे किसी को भी पूछ ले कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो सारे लोग बता देंगे। छुट्टियां भी मिलती है डेट्स पे, ठीक है। सो फैंटास्टिक कि सबको ईयर भी पता है। तो आपको कब ऐसा लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद कम अवेलेबल है, या लोगों तक ये वाली साइड भी जानी चाहिए? एंड व्हाई डिड यू चूज गांधी? ठीक। कहानी मेरी इस पुस्तक को लिखने की तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी जो खोज जिसको मैं कहता हूँ, उसकी शुरुआत होती है जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। आप लोग शायद बड़े बच्चे हैं, मैं आपसे भी छोटा था। तो मेरे स्कूल में और बाकी कुछ स्कूल थे भोपाल में, एक कविता का कंपटीशन हुआ, काव्य प्रतियोगिता जिसको हम कहते हैं। तो मेरे पिताजी एक शासकीय अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट थे मध्य प्रदेश सरकार में, साथ में एक जाने माने कवि भी थे।
तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपनी लिखी हुई एक कविता मुझे पढ़ने के लिए दे दी। वो कविता बड़ी थी, लेकिन उसकी कुछ शुरुआती 2 लाइन मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि उसने मेरे जीवन पे क्या प्रभाव डाला। तो मेरे पिताजी श्री नरेंद्र अतुल की जो कविता थी, उसकी शुरुआती 2 लाइन थी कि एक हृदय के हुए 2 टूक हम, फिर भी हम आज़ाद हुए, और कटे फटे माँ के आँचल में हम बुज़दिल आबाद हुए। तो ये कविता मैंने रट ली, अच्छे से पढ़ दी भावों के साथ, और दूसरा नंबर मुझे उस काव्य प्रतियोगिता में आया और मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन ये कुछ शब्द थे पिताजी की कविताओं के जो मेरे मन में चुभ गए या मेरे मन में बस गए या एक सवाल के रूप में आ गए। वो ये थे कि ये माँ क्या होती है, और एक माँ के आंचल में बसने वाले ये बुज़दिल कौन थे, और एक हृदय के 2 टूक या एक हृदय के 2 टुकड़े होना क्या होता है। यहाँ से मेरी खोज आरंभ हुई। तो ये खोज ये है कि एक हृदय के हुए 2 टूक मतलब देश के 2 टुकड़े हो गए, और हम जो बुज़दिल थे जिन्होंने विभाजन होने दिया, वो कटा फटा जो माँ का आंचल था भारत माता का, उसमें हम बस गए। इस कविता का सार ये था। यहाँ से मेरे जीवन में सवाल की खोज आरंभ होती है। और मेरे पिताजी ने जब ये कविता लिखी थी, तब उनकी उम्र, उन्होंने तब ये कविता लिखी थी 1957 में, जब वो 17 साल के रहे होंगे। तो 10वीं वर्षगांठ थी आज़ादी की। तो 17 साल का एक लड़का आज़ादी के 10 साल बाद ये सोच रहा था कि इस देश का विभाजन क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। उनके पुत्र होने के नाते मेरी खोज उस समय से आरंभ होती है। मैं पढ़ना लिखना शुरू करता हूँ, उस विषय को समझना शुरू करता हूँ। भारत का विभाजन क्यों हुआ, भारत को किन परिस्थितियों में आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद क्या परिस्थितियाँ बनी। जब मैं इसका अध्ययन करता गया तो उसके केंद्र में जो चीज़ नज़र आती है, वो नज़र आती है गांधी हत्याकांड। तो जब इस विषय पर अध्ययन करते करते मैं गांधी हत्याकांड तक पहुंचा, तो मुझे लगा कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इसके कई पहलू हैं जो दुनिया को मालूम नहीं है। तो 2005 में मैं जी न्यूज़ में काम करता था उस वक्त। तो जी न्यूज़ में मैंने आइडिया दिया कि एक गांधी हत्याकांड पर हमको एक शो बनाना चाहिए कि क्या गांधी को बचाया जा सकता था, ये केस क्या था, ये मर्डर मिस्ट्री क्या थी। आइडिया अप्रूव हो गया और उस पर मैंने रिसर्च किया महीने भर, और मैंने शो बना दिया। लेकिन आधे घंटे के शो में वो चीज़ नहीं आ पाई जो चीज़ें मुझे जानकारी मिली थी रिसर्च के दौरान। फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ और मैं रिसर्च करता गया। फिर 2020 में जब मैं न्यूज़ 24 में एडिटर आउटपुट था, तब मुझे लगा कि अब मुझे किताब लिखना चाहिए इस हत्याकांड पर, लेकिन नौकरी करते हुए नहीं लिखी जा सकती। तो मैंने इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद 3 साल तक फिर मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम किया। करीब-करीब 2 ढाई साल आप उसमें से कह सकते हैं कि प्रॉपर काम किया, और तब ये जाकर मैं पुस्तक लिख पाया। तो ये विषय लोगों को तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। आपने कहा कई लोगों ने इस पे पुस्तकें लिखी हैं। खुद नाथूराम गोडसे के छोटे भाई ने पुस्तक लिखी है, लेकिन उनका खुद का नैरेटिव था गोपाल गोडसे का, उस आधार पे लिखी है। या लेट्स किल गांधी लिखी गई है तुषार गांधी की, जो गांधी जी के प्रपौत्र हैं, उन्होंने अपने नैरेटिव के हिसाब से लिखी गई है। तो जो लिखा है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है, चाहे वो सरकारों द्वारा, चाहे वो पत्रकारों द्वारा, चाहे वो इतिहासकारों द्वारा, चाहे वो रिसर्चर जो लोग हैं उन लोगों ने छुपाया है। वो सत्य कभी सामने नहीं आया। तो उस सत्य को सामने लाने के लिए मैंने एक प्रयास किया, जो 560 पेज करीब करीब मैंने लिखे हैं। तो उस देश काल स्थिति परिस्थिति, मतलब पूरा बंटवारे से लेके सब तक का इसमें वर्णन किया मैंने किया। तो आप ये कह रहे हो कि सब कुछ, सारे तथ्य जो थे वो बाहर नहीं आए, कुछ कुछ तो छुपाया ही गया। बहुत कुछ छुपाया गया। बहुत कुछ छुपाया गया। तो ठीक है, जैसा ग्लेशियर होता है ना, कि उसका ऊपर का हिस्सा दिखाई Tip of देता the है, glacier. उससे ज्यादा कहीं नीचे वो समंदर के अंदर होता है। ये वही कहानी है। अच्छा, ठीक है। सो आपने इस बुक में 35 चैप्टर्स दिए हैं, 2 विभागों में उसको चैप्टराइज किया है, 2 खंड में, जिसमें से नाम से देखा जाए तो मेरा सबसे क्योंकि पैसों से लगाव होता है यूथ को, तो मेरा सबसे पहला जो ध्यान गया, और मैंने सबसे पहला चैप्टर भी वही पढ़ा था अधूरे से, और वो था अनशन और 55 करोड़ रुपए। तो इसका कितना महत्व था, और क्या ऐसी चीजें छुपाई गई या कुछ और भी था जो छुपाया गया, और वो क्यों छुपाया गया? सर, क्वेश्चन ये था क्योंकि जब हम देश में घूमते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि
पूरी पूरी लाइब्रेरीज है उनके नाम की। मैं सिर्फ हत्याकांड की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जीवनी की बात कर रहा हूँ मैं। पूरी लाइब्रेरीज, आप समझ रहे हैं कि एक बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा लाइब्रेरी है जो सिर्फ और सिर्फ उन पे है, एक इंडिविजुअल पे, उनकी जीवनी पे। मूवीज है, ठीक है, वो आती है और वो एक ऐसा नैरेटिव देती है कि आज के टाइम पे भी वो इतने रेलेवेंट है, ठीक है, या उनकी विचारधारा या उनकी सोच इतनी रेलेवेंट है कि कुछ भी बदल सकती है, और शायद वो अहिंसावादी सोच। तो कितना छुपाया गया, और 55 करोड़ से। देखिए क्या होता है कि हमको बचपन से क्या पढ़ाया गया, आप सब लोगों ने छठी क्लास से निबंध आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जिसको कहते हैं कि महात्मा गांधी पे निबंध लिखिए, सबके एग्जाम में आता है, सबने रट रखा है कि कहाँ पैदा हुए थे, किस तारीख को पैदा हुए थे, और आखिरी उसके अंदर एक लाइन आती है जिसको हमने कर लिया कि 30 जनवरी 1948 की शाम थी, गोडसे बिड़ला भवन में आया और गांधी को उसने 3 गोली मारी, बापू ने हे राम कहा और ये हो गया। तो कहानी ये है कि इतनी सी कहानी नहीं है कि 5:17 30 जनवरी 1948 की शाम बिड़ला भवन में गोडसे आया, उन्होंने गांधी को 3 गोली मार दी। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। गांधी की अगर हत्या को आपको समझना है तो आपको देश काल स्थिति परिस्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा। वो स्थितियां क्या थी क्या नहीं थी। आपने चैप्टर की बात की, आप सीधे 55 करोड़ का आपने सवाल पूछा, लेकिन जो मैंने पुस्तक लिखी उसकी शुरुआत मैंने जो की है कि जिस तरह से नेहरू को बिल्कुल समर्थन न होने के बाद भी गांधी के दबाव में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था, जिसकी वजह से वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन गए और भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए। मेरी कहानी यहां से शुरू होती है। उसकी वजह यह है कि जब तक हम उस दौर की स्थितियों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम गांधी हत्याकांड की असली वजह नहीं जान पाएंगे। तो कहानी जैसा कि मैंने लिखा, आज आप लोग कई यूट्यूब में देखते होंगे, वीडियोस पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया में पढ़ते होंगे कि किस तरह से नेहरू के पास कोई समर्थन नहीं था और गांधी के दबाव में उन्हें जब प्रधानमंत्री या कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का फैसला होता है तो वहां से देश की राजनीति कितनी बदल जाती है और उसके बाद क्या क्या होता है, उसके बाद कैसे पाकिस्तान और भारत के बंटवारे पर मुहर लगती है। ये एक बहुत उल्लेखनीय घटना है। हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ाया गया है, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आप छात्र जीवन में पढ़ते हैं, तो हम सबको एक पढ़ाया गया कि गांधी ने क्या कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा। गांधी ने क्या कहा था कि पाकिस्तान बनाने के पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? पाकिस्तान किसकी लाश पर बना? पाकिस्तान बना लाखों लाख हिंदुओं की लाश पर, गांधी की लाश पर नहीं बना पाकिस्तान। तो हमें बंटवारे के दौरान जो घटनाएं हुई, बंटवारा किन परिस्थितियों में हुआ और किस तरह से उसको हैंडल किया गया, वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी हत्याकांड की एक प्रमुख वजह वो बनता है। फिर गांधी हत्याकांड की जो दूसरी वजह बनता है वो बनता है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। जिस तरह से गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, उस वक्त नेहरू के दौर में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हो रही थी, वो एक बंटवारे की वजह बनता है। और बंटवारे की तीसरी वजह बनता है 55 करोड़ रुपए देने के लिए उनका किया गया आखिरी अनशन। अब इसको समझने से पहले ये जरूरी है कि थोड़ा सा मैं आपको एक, अगर यहाँ पर आप लोग समझ पाए उस बात को, मैं देख रहा हूँ युवा बच्चे हैं, कई चीजें उनको नहीं मालूम होंगी, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी। या कोई जानता है यहाँ पर? कितने लोग जानते हैं इस वजह से क्यों हुई थी बेटा? ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था स्वर्ण मंदिर में वो। हाँ, तो जब हम इंदिरा गांधी की हत्या की जब हम जांच करते हैं या बात करते हैं, पत्रकार लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। दो मत हो सकते हैं। उदय जी बैठे हुए मेरे वरिष्ठ मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं पत्रकारिता में, उन्होंने तो उस दौर में इस सारी इवेंट को भी कवर किया होगा। तो हम जब इंदिरा गांधी की हत्या की बात करते हैं तो हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं कि ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार करना, स्वर्ण मंदिर में सेना भेजना सही फैसला था कि गलत फैसला था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इंदिरा गांधी के हत्यारों को जस्टिफाई कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम राजीव गांधी की हत्या की बात करते हैं तो सब लोग जानते होंगे कि राजीव गांधी की हत्या की वजह जो थी, उसमें उन्होंने जो श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, उसकी एक वजह से राजीव गांधी की हत्या होती है। तो जब हम श्रीलंका में राजीव गांधी के शांति सेना भेजने का फैसले का विरोध करते हैं तो इसका एक कतई मतलब नहीं होता है कि हम राजीव गांधी के हत्यारे प्रभाकरण या शिवरासन या धनु, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या करी थी, मानव बम जो थी, उसका समर्थन कर रहे हैं। हम उनकी उस नीति की आलोचना कर रहे हैं जो उन्होंने पूर्व में की, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। उसी तरह से जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो हम, जो हमारी नई सरकार बनती है, उनके बेटे ही प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अपनी प्रधानमंत्री जो उनकी मां थी पूर्व,
उनकी नीतियों में परिवर्तन करते हैं, पंजाब नीतियों में, और नई नीतियां वो लेकर आते हैं, लोंगोवाल समझौता करते हैं। उसी प्रकार से जब राजीव गांधी की हत्या होती है और उन्हीं की पार्टी के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, तो श्रीलंका की नीति में बदलाव करते हैं और कहते हैं कि अब हम शांति सेना नहीं भेजेंगे, सैनिक दखल श्रीलंका की आंतरिक मामलों में नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप गांधी हत्याकांड से अभी आऊंगा, लेकिन इन दो बातों को समझने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी घटना की वजह से देश एक बड़ी कीमत चुकाता है, अपने नेता को गंवाता है, तो उन नीतियों में परिवर्तन किया जाता है। गांधी की हत्या की वजह उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, बंटवारा रोकने के लिए वो नाकाम रहे थे, ये दूसरी वजह थी। तीसरी वजह ये थी कि वो शरणार्थी, जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके प्रति उनका बेरुखा व्यवहार था। और चौथी वजह थी 55 करोड़ रुपए देना। इस वजह से उनकी हत्या होती है। अब उनकी हत्या के बाद होना क्या चाहिए था? ये जो चार गलतियां, ये चार भूल कह लें, उनकी हत्या को होने के बाद हमारी जो तत्कालीन नेहरू सरकार थी, उसको इन गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत थी। इन चार नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत थी, खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में बदलाव लाने की जरूरत थी। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में बदलाव ना लाते हुए सो और बढ़ा दिया गया, और इसके उलट सारी तोहमत, सारे इल्जाम, सारे आरोप हिंदुत्व की विचारधारा पे लगाए गए, ये कहकर कि हिंदुत्व की विचारधारा ने गांधी को मारा है, और हिंदुत्व की विचारधारा को कुचलने के लिए अगले 4 दशक तक काम हुआ। तो 90 के दशक में जब हम देखते हैं कि बाबरी ढांचे को ढा दिया जाता है, तो इसकी जड़ में वही है कि जब 4 दशक तक आप किसी विचारधारा को दबाएंगे, कुचलेंगे, और सरकारी ताकत से जब ये करेंगे, तो उसका हश्र एक दिन 6 दिसंबर 1992 होगा। तो इस सारी जड़ में अगर हम जाते हैं, तो हम गांधी हत्याकांड को पाते हैं। गांधी हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इतिहास का एक वो टर्निंग पॉइंट है जहां से भारत गांधी की हत्या के पहले और गांधी की हत्या के बाद इसका आकलन होना चाहिए। अगर गांधी की हत्या के बाद सबक लेते हुए उस वक्त की जो सरकार थी, नेहरू सरकार, वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगाम लगाती और साथ में हिंदुत्व की तरफ भी ध्यान देती कि अगर ये किसकी कीमत गांधी के रूप में हमें चुकानी पड़ी है, तो इनकी भी एक भावना होगी, इनका भी एक विचार होगा, ये भी कुछ चाहते होंगे, अगर उस तरफ ध्यान दिया जाता, तो शायद आज हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, अगर मैं कहूं कि अगर जो सांप्रदायिक की स्थिति आज देश में जो है, आज उससे कहीं बेहतर भारत होता अगर हमने गांधी की हत्या से सबक सीखा होता। लेकिन दुर्भाग्य से अंश हमारे तत्कालीन हुक्मरानों ने और उसके बाद आने वाली सरकारों ने गांधी हत्या से सबक नहीं सीखा, बल्कि गांधी हत्याकांड का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। एक कहावत चलती है ना, आप लोगों ने सब सुनी होगी, कि राजनीति की चिता पर राजनीति की रोटी सेकना, किसी की चिता पर राजनीति की रोटी सेकना। अगर इस देश में किसी व्यक्ति की चिता पर राजनीति की पहली रोटी सेकी गई है, तो वो चिता मोहनदास करमचंद गांधी की थी, और उस चिता पर राजनीति की रोटी सेकने वाला कोई पहला व्यक्ति था तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और सिर्फ एक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, अगले 75 साल में और आज तक गांधी की हत्या के बाद से लेकर आज तक उनकी चिता पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है, हिंदुत्व की विचारधारा मानने वाले, देने वाले वीर सावरकर जैसे महानायकों को बदनाम किया जाता है, हिंदू समाज के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले आरएसएस जैसे देशभक्त संगठन को बदनाम किया जाता है। तो गांधी की हत्या का इस्तेमाल 75 साल से रोज प्रतिदिन हो रहा है, और गांधी की चिता पर जो है राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, और हम लोग उस सच को नहीं जानते हैं। ये सच सामने आना चाहिए, इसी प्रयास के अंदर ही मैंने पुस्तक लिखी। जी सर, मेरे काफ़ी आपके इसी वक्तव्य पे सवाल है, मैं उस पे आऊँगा। पर जैसे पहला चैप्टर जो आपने कहा कि आपने लिखा मेरी पसंद जवाहर है, ये गांधी का कोट है कि मेरी पसंद जवाहर। ये गांधी, हाँ, तुम्हारी किसी की भी पसंद कोई भी हो, हाँ, तुम्हारी पसंद सरदार पटेल हो सकते हैं, लेकिन सुनो मेरी पसंद जवाहर है। हाँ, तो ये गांधी की जो तानाशाही थी वो, और देश को, हाँ, और देश को पहले प्रधानमंत्री थोप दिए गए। तो आप ये कहते हैं कि चुनाव नहीं हुए थे? हाँ, आपने मूवी देखी होगी ना, जो संजय बारू एक मनमोहन सिंह के प्रेस एडवाइजर होते थे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो भारत का कोई पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो। तो चुनाव नहीं हुए थे? चुनाव तो हुए थे ना, ईवीएम हैक हो गई थी।
और वो गांधी जी ने करवाई। हाँ, पहली ईवीएम भारत की किसी ने हैक करवाई है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने करवाई है। ठीक है। सो आज से हम थोड़ा याद रख लेंगे कि तब ईवीएम भी थे और गांधी जी ने हैक किए थे। देखिए, बड़ा दिलचस्प वर्णन है। अब बैठक की बात निकाल दी है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इस बैठक का पूरा जो वर्णन मैंने जो अपनी पुस्तक में लिखा है, उसमें मैंने 7 या 8 लोगों का संस्मरण बुक्स या उन्होंने जो इंटरव्यू दिए, जो उन्होंने लिखा है, उसके आधार पर लिखा। और 6 की 6 अंदर बैठे हुए थे उस बैठक के अंदर, और किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है नेहरू को फिट करने के लिए, बड़ा दिलचस्प वर्णन है। कि जब कार्य समिति, प्रदेश कांग्रेस कार्य समितियां जितनी भारत में थी, उनमें से जो 13 जो थी, उन्होंने सरदार पटेल का नाम लिया, एक दोनों जो है आचार्य कृपलानी का नाम लिया, नेहरू के नाम पे 0 वोट था। बैठक बैठी तो सबसे पहले आचार्य कृपलानी उसके मास्टरमाइंड बने, गांधी के टूल बने, मतलब गांधी का हथियार बने। तो आचार्य कृपलानी ने सबसे पहला काम किया, बोला मैं अपना नाम वापस लेता हूं। गांधी ने उनको कहते तुम अपना नाम वापस लो, तो आचार्य कृपलानी ने नाम वापस ले लिया। अब ये कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, ये बात खुद आचार्य कृपलानी अपनी पुस्तक में लिख के गए। तो आचार्य कृपलानी ने नाम वापस ले लिया। अब बचे सरदार पटेल। अब उसके बाद एक दूसरा काम आचार्य कृपलानी ने किया, उन्होंने जेब से एक पर्चा निकाला जिसमें नेहरू के नाम का प्रस्ताव था। वहां पे जो कार्य समिति के लोग थे, उनसे बोला कि इनका नाम प्रस्तावित कर दो। तो कार्य समिति में नेहरू का नाम प्रस्तावित हो गया। अब दौड़ में बचे 2 लोग, सरदार पटेल जिनके पास सबसे ज्यादा मत हैं, और एक कार्य समिति के कुछ सदस्यों ने नेहरू का नाम दे दिया, तो नेहरू दूसरे हो गए। अब इसके बाद, अब देखिएगा, आप बच्चे हो, मतलब ये टीचर्स भी यहां पर बैठे हो, कितना मजेदार कि हमारे नेता कैसे थे। तो गांधी ने फिर भी मौका दिया। गांधी ने ऐसा नहीं कि ये तानाशाही पूरी तरह से दिखा दी। गांधी ने एक आखिरी मौका दिया जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि जवाहर, तुम्हारे पक्ष में सिर्फ कार्य समिति ने नाम दिया है, और बाकी बहुमत तो जो है प्रदेश कार्य समितियों का, उसमें तो सरदार के पास है। तो जैसा नहीं होता, मॉनिटर का चुनाव हो रहा होता है और टीचर बोलता है तुमको तो वोट नहीं दिया, तो बच्चा से मुंह फेर लेता है। तो ऐसे जवाहरलाल नेहरू ने मुंह फेर लिया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य कृपलानी ने लिखी है, मणिबेन ने लिखी है, और कई लोगों ने लिखी है। तो गांधी ने जब पूछा, जवाहर तुम्हारा नाम तो किसी ने दिया नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू ने हाँ ना कुछ बोलने के बजाय मुंह फेर लिया ऐसे। ये स्थिति थी जैसे बच्चे मॉनिटर के चुनाव में लड़ते हैं ऐसे। तो फिर गांधी ने आचार्य कृपलानी की तरफ देखा। आचार्य कृपलानी की जेब में एक और पर्ची थी। उस पर्ची में पहले से लिखा हुआ था कि मैं सरदार पटेल अपना नाम वापस लेता हूं, और वो पर्ची सरदार पटेल को आचार्य कृपलानी ने आगे बढ़ा दी। सरदार पटेल ने वो पर्ची देख ली, लेकिन सरदार पटेल चाहते थे कि आखिरी फैसला गांधी लें। तो वो पर्ची जिसमें उनके नाम वापस लेने का प्रस्ताव था, उन्होंने गांधी को दी। गांधी ने सर हिलाया, सरदार पटेल को वापस दी, और सरदार पटेल ने अपने नाम वापसी का जो पहले से प्रारूप लिखा हुआ था, जो उन्होंने नहीं लिखा था, वो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस एक हस्ताक्षर से इस मुल्क के भविष्य बदल गया, आप कह सकते हैं बिगड़ गया। और ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाला जो टूल था आचार्य कृपलानी, उनको बड़ा दुख हुआ, बाद में पश्चाताप हुआ। एक समय के बाद जब नेहरू ने भी उनको काट दिया भारतीय राजनीति में, तो जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और गांधी के संस्मरण लिखे, तो उन्होंने क्या लिखा ये मालूम होना चाहिए आज की जनरेशन को। वो लिखते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम की, क्योंकि मैंने जब ये सब जो गांधी के कहने पे किया, मुझे आज पछतावा होता है कि मैंने गांधी के कहने पे ये सब क्यों किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद देश का भविष्य कुछ और होता। लेकिन जो भविष्य में होने वाला है उसे कोई पहले कैसे पहचान सकता है। जैसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फार्डिनेंड की हत्या के बाद पहला विश्व युद्ध होता है, ये एक ऐसी ही दुर्घटना थी। आप लोग जानते हैं जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो वहां की गद्दी का उत्तराधिकारी था, ड्यूक फार्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। आचार्य कृपलानी जैसा नेता इस चुनाव की तुलना ड्यूक फार्डिनेंड की हत्या से करता है। वो ड्यूक फार्डिनेंड की हत्या को सरदार पटेल की राजनीतिक हत्या से वो तुलना करता है, और उसके बाद कहता है दुर्घटना, यानी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, ये आचार्य कृपलानी कह रहे हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम ने इलेक्शंस ही हैक कर लिए हाँ, थे। मतलब Election नहीं, hack। उसमें कहा जाए तो ईवीएम हैक सही रहेगा। ठीक है। सो मैं उस 3 रीजंस पे आना चाहूंगा सर। अब जो आपने कहा, विभाजन, मुस्लिम तुष्टीकरण, और यहाँ उनका हैंडलिंग, है ना, और मतलब 55 करोड़,
और यहाँ आए हुए मुसलमानों का भी हैंडलिंग। तो विभाजन का आपने जैसे थोड़ा सा समझाया सर, क्या हम विभाजन के लिए उनको दोषी मान ले? देखिए, दोषी किसी को एकदम से दोषी कह देना ठीक नहीं होगा। मतलब क्या वो चाहते थे कि विभाजन हो जाए? अब इसको हम बात कर लेते हैं इस पे, बाकी फैसला जनता करेगी। हम जनता के सामने बैठे, उसी को फैसला करने देते हैं। जी। तो आप में से सबको मालूम होगा गांधी बहुत अनशन करते थे। कितने अनशन किए उन्होंने पूरे जीवन में, किसी को है आइडिया? टोटल मेरे हिसाब से 17 किए। आज़ादी के पहले उन्होंने कुछ 15 के आसपास किए, बाकी आज़ादी के बाद 2 किए। किए? हाँ, बहुत अनशन किए ना, सबको सब मालूम है। उनके अनशन कैसे होते थे? एक बार एक ट्रेन डिरेल कर दी गई तो उन्होंने अनशन कर दिया, कोई नहीं मरा था। एक बार अहमदाबाद में मजदूरों की स्ट्राइक में कुछ हंगामा हिंसा हो गई तो उन्होंने अनशन कर दिया। वो प्रिंस आगा खान महल में उन्होंने क्यों अनशन किया था, किसी को नहीं मालूम है। वो कई बार ईश्वर की प्रेरणा से, अंतरात्मा की आवाज से कभी भी अनशन कर देते थे। जीवन पर्यंत वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब 30 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित होता है और तब से लेकर जब गांधी मरे तब से वो रोज कहते रहे पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचने की कोशिश की कि जो ईश्वरीय प्रेरणा से, अंतर्मन की आवाज से कभी भी कहीं भी किसी भी मुद्दे पर अनशन कर देता था जो व्यक्ति, उसने भारत पाकिस्तान जैसे बंटवारे जैसे अहम विषय पर अनशन का ऐलान क्यों नहीं किया? अनशन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आवाज नहीं आई आप लोगों की? करना चाहिए था। अब कहानी यह है कि जब बंटवारे का समय तय हो गया और एक तरह से कांग्रेस, नेहरू, पटेल बंटवारे के लिए सहमत हो गए और पाले में आ गई गेंद गांधी के कि अब वो अपने किसी ट्रिक से इस बंटवारे को रोक सकते हैं, और वो रोक सकते थे। तो उस समय की अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी है, अगर संक्षेप में बताऊं तो मैं कि जब सब कुछ तय हो गया तो 3 जून को जो है माउंटबेटन घोषणा, माउंटबेटन प्लान की घोषणा आकाशवाणी से हुई थी, जिसमें सारे नेताओं ने, जिसमें नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह ने भारत के बंटवारे का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो से ऐलान कर दिया था। तो उसके पहले 10 दिन और 2 जून 1947 और 3 जून 1947 और 4 जून 1947 इन सब के जो भाषण थे गांधी के प्रार्थना सभा के, इसका मैंने अध्ययन किया। उनकी टोन चेंज हो गई थी। जो गांधी ये कहता था कि ये पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, वो घुमा फिरा के बात करने लगे थे। यहां तक कि ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान मांगा था मुसलमानों ने, पाकिस्तान मांगा था भारत में रहने वाले मुसलमानों ने, इस बिहार के रहने वाले मुसलमानों ने, इस उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुसलमानों ने, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, दक्षिण भारत के मुसलमानों ने, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ के मुसलमानों ने। ये कोई लाहौर और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, भारत में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था, जो आज कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो इन लोगों ने जब पाकिस्तान मांगा और ये सब सत्य होने के बाद भी गांधी के भाषण थे, वो अचानक ये कहने लगे हिंदू और सिखों से, अरे आप भी तो पाकिस्तान मांग रहे थे, आप भी तो पाकिस्तान चाहते थे, आप भी तो देश के 2 टुकड़े करना चाहते थे। तो भाषण बदलना शुरू हो गए। 2 जून को जब बैठक होती है माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस में, तो सोमवार दिन होता है, सोमवार को गांधी का मौन व्रत होता है, तो उस दिन वो माउंटबेटन से कुछ नहीं कहते। जब 3 जून का जो उनका प्रार्थना सभा का भाषण है, सब कुछ संपूर्ण गांधी वांग्मय में, मेरी बात पे भरोसा मत करना भैया, मैं झूठ भी बोल सकता हूं। आपको अगर मेरी बात पे शक है तो संपूर्ण गांधी वांग्मय, जिसको भारत सरकार ने छापा है, जिसको बिल्कुल गांधी की बाइबल कहा जाता है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं 3 जून शाम का भाषण। उस भाषण में वो बंटवारे का जिक्र ही नहीं करते हैं, और शाम को 8 बजे 7 बजे जो है वो बंटवारे का ऐलान हो जाता है। 4 जून की सुबह देवदास गांधी, जो गांधी के बड़े बेटे, छोटे बेटे होते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक होते हैं, जब माउंटबेटन की 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आले टेढ़े सवाल पूछ लेते हैं, तो माउंटबेटन घबरा जाते हैं। तो माउंटबेटन को लगता है कि यार हो सकता है गांधी आज शाम को अनशन का ऐलान कर सकते हैं, या हो सकता है कि आज वो किसी आंदोलन का ऐलान कर दें बंटवारे के खिलाफ। तो माउंटबेटन उनको मिलने बुलाते हैं और गांधी जी फिर एक बार सरेंडर कर देते हैं। तो गांधी अनशन नहीं करते, ना केवल अनशन नहीं करते बल्कि जो उनके अनुयायी थे वो भी जो अनशन करना चाहते थे उनको रोकते। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, एक युवा दंपत्ति था, बिहार का रहने वाला था। तो गांधी उस समय वाल्मीकि बस्ती में रुके हुए थे उस समय, तो वो गांधी जी के घर जहां रुके हुए थे वाल्मीकि बस्ती में, और जहां मंदिर के अंदर रुके हुए थे उसके बाहर अनशन पर बैठ गया। तो उस दंपत्ति को जलील किया, बोला तुम अनशन क्यों कर रहे हो? बोला हम बंटवारे का विरोध करते हैं।
तो बोले कि तुम कैसे अनशन कर सकते हो, अनशन करने का तो अधिकार ही नहीं है, तुम्हें तो अंतरात्मा की आवाज ही नहीं है, तुम्हें तो ईश्वरीय प्रेरणा नहीं है। मतलब सारी अंतरात्मा की आवाज, सारी ईश्वरीय प्रेरणा जो है वो हमारे बापू को ही मिलती थी, बाकी किसी के पास नहीं होती थी। तो इतना जलील किया उस युवा दंपत्ति को कि उनका अनशन उन लोगों को तोड़ना पड़ा। लोगों से कहने लगे कि अरे मेरी कांग्रेस में सुनता कौन है, ना मेरी बात जवाहर सुन रहा है, ना मेरी बात सरदार सुन रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, सब बंटवारे को तैयार है। तो भैया जो गांधी एक लाठी लेकर, एक धोती और एक हल्का सा ऊपर कपड़ा डालकर दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता को चुनौती दे सकता है, तो ये जवाहर और सरदार उसके सामने क्या थे भाई? ये क्या थे जवाहर और सरदार उसके सामने? उसके चेले चपाटे ही तो थे, जिन्होंने जीवन भर गांधी के नाम पर राजनीति करके इस कद तक पहुंचे थे। लड़ता इनसे वो व्यक्ति? किसने रोका था? हार जीत तो होती रहती है। कितने अनशन, कितने आंदोलन गांधी के सफल हुए? शायद ना, कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन भी सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुआ। लड़ते तो सही, संघर्ष तो करते, अनशन तो करते, 10 लोग खड़े होते, कुछ तो करते। आज इस सभागार में बैठकर हमें ये बातें तो ना करनी पड़ती। तो गांधी ने ना अनशन किया, ना आंदोलन किया। फिर आती है 15-16 जून, जिस दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति, इसमें सारे प्रतिनिधि पूरे देश भर से आते हैं। वो एक आखिरी मौका था जहां पर गांधी बंटवारा रोक सकते थे। बंटवारा हुआ नहीं हुआ, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, अलग विषय, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। वो बैठक होती है तो कई लोग नहीं जानते हैं, ये हिंदूवादी जो आज विचारधारा के लोग हैं इनको भी नहीं मालूम है कि कांग्रेस एक मंच था, और उस मंच में कुछ ऐसे लोग भी थे जो हिंदूवादी विचारधारा के समर्थक थे, कुछ ऐसे थे जो समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, कुछ ऐसे थे जो वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। तो पुरुषोत्तम दास टंडन, भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन, हिंदूवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया उस कार्य समिति की बैठक में, और माहौल पलट दिया उन्होंने। और ऐसा लगा कि अब वोटिंग होगी तो हो सकता है कि बंटवारे के खिलाफ वोटिंग हो जाए। ऐसे कई हिंदूवादी नेताओं ने बड़े ओजस्वी भाषण दिए। तो सरदार पटेल और नेहरू घबरा गए। गांधी सदस्य नहीं थे कांग्रेस के, 4 आने के सदस्य था, वो 30 के दशक में छोड़ चुके थे। गांधी का भाषण भी पहले से प्लान नहीं था। गांधी को बुलाया और गांधी ने एक ऐसा भाषण दिया जिसमें उन्होंने हिंदूवादी नेताओं को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, हिंदुत्व की विचारधारा को ठहरा दिया। और जब वोटिंग हुई तो एक बार फिर बंटवारे के पक्ष में वोटिंग हो गई, जो हम तस्वीर देखते हैं जिसमें नेहरू और पटेल हाथ उठाए हुए हैं बंटवारे के पक्ष में। तो बंटवारा रोकने का गांधी के पास मौका था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब मैं आपको यहां पे इस बात से अंत करूंगा इस सवाल का कि आजादी के करीब करीब 15-16 साल बाद एक बहुत बड़े पत्रकार थे ब्रिटेन के, लियोनार्ड मोस्ले, उदय सर जानते होंगे, उनकी कई मशहूर पुस्तकें, ब्रिटेन के पत्रकार थे। तो उन्होंने नेहरू का इंटरव्यू लिया 1963 के आसपास, जहां तक मेरा ख्याल है। तो उन्होंने पूछा कि आप बंटवारे के लिए क्यों सहमत हो गए? तो नेहरू ने सब सच बता दिया। नेहरू ने कहा कि एक तो हम सब बुढ़े हो गए थे, दूसरा हम जेल जाने से डरने लगे थे। ध्यान दीजिएगा, नेहरू कह रहे हैं 1963 में कि हम जेल जाने से डरने लगे थे। आज जो ये सब बोलते हैं ना, माफी वीर, वीर सावरकर के ऊपर आरोप लगाते हैं, अभी उदय सर पूरे अपने भाषण में सब सत्य बताएंगे, आप सुनिएगा। तो खुद जवाहरलाल नेहरू स्वीकार कर रहे हैं कि हम बुढ़े हो चुके थे, हम जेल जाने से डरने लगे थे, और हमको लगा कि हमें एक आसान रास्ता भारत की आज़ादी के रूप में, बंटवारे के रूप में मिल रहा है, जिससे हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो हमने इस रास्ते पे चलने का फैसला किया। हिंसा भी हो रही थी, उस हिंसा को भी हम रोक नहीं पा रहे थे, तो हमने बंटवारे को सहमत हो गए। लेकिन अगर हमें गांधी मना करते, ध्यान से सुनिएगा, नेहरू मोस्ले को कह रहे हैं कि मोस्ले साहब अगर हमें गांधी मना करते तो शायद हम फिर से सड़कों पे उतरते। अब चेला सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, या गुरु असत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, ये रहस्य है। गांधी कह रहे हैं कि जवाहर और सरदार मेरी सुनते नहीं है, और 16 साल बाद उनके चेला जवाहर बोल रहा है कि वो गांधी बोलते तो हम तो तैयार ही नहीं होते, हम तो फिर से सड़क पर उतर आते। तो ये स्थितियों में भारत का बंटवारा हुआ है। बंटवारा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, बहस का दूसरा विषय, लेकिन सत्य यही है। चाहते तो रोक लेते, रोक सकते थे, रोक सकते थे, ठीक है, कोशिश तो करते, कोशिश करते, ठीक है। वैसे एक लाइन कह अच्छा दूं मैं। एक चीज और, लोग कहते हैं कि अगर बंटवारा वो रोक लेते, अगर वो अनशन करते या आंदोलन छेड़ देते कि बंटवारा नहीं होगा, तो हो सकता है देश में दंगा होता। मुसलमान, जो मुस्लिम लीग ताकतवर थी, 25% उस वक्त भारत में मुसलमान थे, वो कांग्रेस के इस कदम के खिलाफ हो सकता है हिंसा का सहारा लेते, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे में लिया, नो आखिरी में लिया, एक इतिहास है। तो आपने इसी आधार पे किया कि हिंसा नहीं होगी, चलो हम अनशन नहीं करते,
हम आंदोलन नहीं करते, मुस्लिम हिंसा नहीं करेंगे, देश में शांति बनी रहेगी। तो वो भी तो नहीं हुआ। 40 लाख लाशों का ढेर लग गया बंटवारे में। तो जिस शांति के नाम पर आप बंटवारे को आपने स्वीकार किया, तो शांति से तो हुआ ही नहीं। फिर हमको पढ़ाते हो कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो भाई वो 40 लाख लाशें कौन सी थी? वो 40 लाख लोग कौन थे? हमें शांति अहिंसा से आजादी मिली, इससे बड़ा झूठ हमें बचपन से नहीं पढ़ाया गया। किस देश को 40 लाख लाशों पे आजादी मिली है? एक देश का नाम बता दीजिए। दुनिया में इतने देश आजाद हुए हैं, फार ईस्ट से लेकर साउथ एशिया के देश, आप श्रीलंका जैसे देख लें, दुनिया के तमाम अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए। किस देश को 40 लाख लाशों के ऊपर आजादी मिली है? फिर कहते हो कि हमें बिना हिंसा के आजादी मिली, बिना खड़क के मिली, बिना ढाल के मिली, साबरमती के संत के कमाल से मिली। झूठ है। अब हम जून से सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जुलाई और अगस्त में आते हैं, और फिर वहाँ से हम हत्याकांड की तरफ जाएंगे। तो अगस्त की, सितंबर के आसपास की क्या क्या सिचुएशंस थी जिसको लेके एक ट्रिगरिंग मोमेंट बन रहा था? और क्या गांधी अपना जो वर्चस्व था, जो आप कह रहे थे, ठीक है, कि अगर नेहरू का ये मानना है कि हमें जेल में नहीं जाना था, ठीक है, पहले तो गए थे, जितना भी गए, जहाँ भी गए, जेल में गए थे, तो गांधी जी भी रहे थे जेल में, तो अब वो डर रहे थे। आगा खान महल में भी रहे। आगा खान पैलेस कहा जाता, पुणे में से किसी ने आगा खान पैलेस देखा है? अच्छा, आगा खान बाथरूम पैलेस देखिए उसके, सर। अच्छा, बाथ टब लगा था। वो पैलेस जो है, कंफर्म कर रहा था, आपने देखा कि नहीं देखा? वो पैलेस जो है वो जेल हुआ करती थी, ऐसा हमें मान लेना है, ठीक है, कि वो जेल था, ठीक है, जहाँ पे गांधी जी जेल में रहे। आप सब लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी टाइम जाइए पुणे, महाराष्ट्र, और टाइम मिले तो आगा खान पैलेस उस नज़रिए से विजिट करने का प्रयास कीजिएगा कि ये पैलेस पैलेस नहीं है, किसी टाइम जेल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ अगर कोई आता है तो इसको क्या जेल कह सकते हैं या मान सकते हैं? खैर, सो सर हम अगस्त सितंबर पे आगे बढ़ते हैं, और वो एक ट्रिगरिंग मोमेंट भारत देश के लिए बनता है। और क्या गांधी खटकने लगे थे और किसको किसको खटकने? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगस्त में जब भारत की आज़ादी की तारीख तय हो गई, तो गांधी ने सबसे पहला जो ऐलान किया वो ये किया कि मैं आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हूँगा, मैं नोआखली जाऊँगा। उन्होंने पहले कहा नोआखली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है इस देश के अंदर, कि गांधी आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर थे, किस शहर में थे? सही कहा, कलकत्ता में थे। ज्यादातर ये बताया जाता है, और ये जो एक लल्लन टॉप दल्लन टॉप कुछ ऐसे एक वेबसाइट चलती है, उसका जो संपादक है वो बच्चों से पूछ रहा है, तुम्हें मालूम है 15 अगस्त 1947 को गांधी जी जो थे वो नोआखली में थे? ये झूठ है। गांधी नोआखली में नहीं थे, गांधी कलकत्ता में थे, लेकिन वो जाना नोआखली चाहते थे। तो जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा कि नोआखली के हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नोआखली जो है पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, जो वर्तमान बांग्लादेश है। तो खैर, तो वो नोआखली जाना चाहते थे। तो जो कलकत्ता पहुंचे नोआखली जाने के लिए, तो सुहरावर्दी था, बंगाल का कसाई, तो वो बड़ा चालाक था। तो कलकत्ता में जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसमें हिंदुओं को शुरुआत में काफी कत्लेआम नरसंहार किया गया था, लेकिन एक साल बाद स्थिति पलट गई थी। अब कांग्रेस की सरकार थी, सोहरावर्दी की सरकार, मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू ताकत में थे। तो बंगाल, कलकत्ता में एक बार दंगा फिर छिड़ गया। तो गांधी 8-9 अगस्त को 1947 को कलकत्ता पहुंच जाते नोआखली जाने के लिए। तो जो सोहरावर्दी, जो बंगाल का कसाई था, जिसने हजारों हजार हिंदुओं का कत्लेआम किया, वो गांधी से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसको पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती, जिन्ना उसको साइडलाइन कर चुका होता है तब तक। और सोहरावर्दी के बारे में एक ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले ने ही लिखा है कि उसे कलकत्ता बड़ा पसंद आता था, क्योंकि कलकत्ता की गंदगी उसके अनुरूप थी, कलकत्ता के जो बार डांसर्स थी वो उसके अनुरूप थी, कलकत्ता का भ्रष्टाचार उसके अनुकूल था, इसलिए सोहरावर्दी को कलकत्ता बड़ा पसंद था। और फैक्ट्रियां थी, उसकी प्रॉपर्टी थी वहां पर, उसको कैसे भी करके कलकत्ता में बसे रहना था। लेकिन कलकत्ता हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में झुलस रहा था।
गांधी जब कलकत्ता पहुंचे तो सुहरावर्दी उनको ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि आप नोआखली मत जाइए, आपकी जरूरत कलकत्ता में है। तो नोआखलियों के हिंदुओं को पुकार छोड़कर, जैसा कि तय था, गांधी ने कलकत्ता के मुसलमानों की पुकार सुनी और कलकत्ता में रुकने का फैसला किया। जगह चुनी उन्होंने हैदरी मैंशन। एक हैदरी मैंशन कलकत्ता का मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे गांधी रुकने चले गए और सोहरावर्दी को कहा कि तुम भी मेरे साथ यहीं रुकोगे। सोहरावर्दी की मजबूरी थी, वो भी गांधी के साथ रुक गया। तो 15 अगस्त को हैदरी मैंशन पर भीड़ ने हमला किया। जो आपने शब्द सुना होगा, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग। तो आजाद भारत में असफल मॉब लिंचिंग की जो पहली कोशिश होती है वो गांधी के निवास स्थान जो तत्कालीन हैदरी मैंशन होता है उस पे होती है। हजारों की तादाद में हिंदुओं की भीड़ जो है वो हैदरी मैंशन पे हमला कर देती है। गांधी जैसे तैसे सोहरावर्दी से माफी मंगवाते हैं और उसके बाद वो भीड़ चले जाती है। खैर, उसके बाद गांधी कलकत्ता में अपना पीस मिशन शुरू करते हैं। तो एक सभा में जाते हैं और देखते हैं कि सभा के अंदर हिंदू भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा है। तो गांधी बड़े नाराज होते हैं। अरे, पाकिस्तान का झंडा तो यहाँ लगा होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, दोनों देशों के झंडे कलकत्ता में लगे होना चाहिए। लेकिन जब यही सलाह पाकिस्तानी हिस्से के हिंदू पूछते थे गांधी से पत्र लिखकर कि हम क्या करें, किसका झंडा फहराएं, तो बापू कहते थे कि नहीं, अब आप पाकिस्तान के नागरिक हो, पाकिस्तान का झंडा फहराओ। लेकिन गांधी का कलकत्ता में कहना था कि भैया भारत पाकिस्तान दोनों के झंडे फहराओ। खैर, तो इस तरह से शांति मिशन गांधी जी का चल रहा था। फिर 30 अगस्त की रात आती है और एक बार फिर कलकत्ता में दंगा फैल जाता है। उसमें सचिन मित्रा शहीद हो जाते हैं, मुसलमानों की भीड़ उनको मार देती है। सचिन मित्रा जो है राम मनोहर लोहिया के मित्र होते हैं। दंगा भड़क जाता है एक बार फिर उसी रात जब दंगा भड़क जाता है तो हिंदुओं की भीड़, 30 और 1 सितंबर की रात थी वो 1947 में, हैदरी मैंशन पर हमला बोल देती है। और इस बार का जो हमला होता है पिछली बार के हमले से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। पूरे फानूस तोड़ दिए जाते हैं, खिड़की दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, जितनी तस्वीरें लगी होती हैं वो तोड़ दी जाती हैं और लाठियां फेंकी जाती हैं मोहनदास करमचंद गांधी पर। तो जो मॉब लिंचिंग शब्द सुनते हो ना आप, इस देश में पहली मॉब लिंचिंग की कोशिश वो सफल नहीं हुई। वो होती है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ हैदरी मैंशन में कलकत्ता में 30 और 1 सितंबर की रात। और ये बात खुद गांधी मानते हैं। गांधी कहते हैं कि अगर एक भी लाठी उस दिन मुझे पड़ गई होती तो मैं उस दिन मर गया होता। तो ये गांधी की स्थिति थी देश की आजादी के 15 दिन बाद कि भीड़ उनकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर रही थी। आम जनता, ये स्थिति थी मोहनदास करमचंद गांधी की इस देश में। तो फिर जब भीड़ ने हमला कर दिया तो गांधी अपना ट्रम्प कार्ड चलते हैं। उनका ट्रम्प कार्ड क्या था? वो ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने जून में नहीं चला था भारत के बंटवारे को रोकने का, वो ट्रम्प कार्ड निकालते हैं भारत की आजादी के बाद। और भारत की आजादी के बाद पहला अनशन करते हैं कलकत्ता में। और 3 दिन में, चूंकि सरकार कांग्रेस की होती है, कांग्रेस ताकतवर होती है, तो वो कंट्रोल कर लिया जाता है दंगा और 3 दिन में वो अनशन टूट जाता है। और मालूम है उन्हें संतरे का जूस कौन पिलाता है गांधी को उस अनशन को तोड़ने में? सुहरावर्दी, जिसके हाथ हजारों हजार हिंदुओं के खून से रंगे हुए थे, बंगाल के कसाई के। वो गांधी जी को संतरे का जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ता है। उसके बाद गांधी दिल्ली आ जाते हैं। अब वो दिल्ली नहीं आ रहे होते हैं, दिल्ली उनका एक बीच का एक उनका स्थान होता है। उनका जो अगला टूर प्लान है वो पंजाब का है। वो कहते हैं कि अब मैंने कलकत्ता में शांति स्थापित कर दी है, जाना नो आखिली था हिंदुओं की रक्षा के लिए। अचानक वो कलकत्ता में रुक जाते हैं, कलकत्ता में मुसलमानों को बचाते हैं, नो आखिली के हिंदुओं को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है पंजाब, जो भारत का पंजाब है, यहाँ पर मुसलमानों पर काफी अत्याचार हो रहे, तो पंजाब की तरफ वो जाने का ऐलान कर देते हैं। टूर प्लान बदलता रह रहा है गांधी का। बीच में उन्हें हॉल्ट करना है दिल्ली में। तो दिल्ली पहुंचते हैं वो 6, 7, 8 सितंबर के आसपास। तो दिल्ली में उस वक्त दंगा चल रहा होता है जिसमें मुसलमान कमजोर पड़ जाते हैं। शुरुआत मुसलमानों ने की थी उस दंगे की। तो गांधी अब पंजाब जाना रोक लिया, फिर टूर प्लान कैंसिल गांधी का। अब गांधी दिल्ली में रुक गए। और फिर उसके बाद गांधी की जो है, गांधी फिर दिल्ली छोड़कर कभी नहीं गए। उनकी राख, उनकी अस्थियां ही इलाहाबाद गई उसके बाद। तो इनका आखिरी पड़ाव होता है। अब जब वो दिल्ली का दंगा रोकने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर जो दिल्ली में दंगा रोकने के लिए वो आए हैं, तो वो 2 एग्जाम्पल देता हूं। वो एक, जब पहली शाम जब वो जाते हैं तो 2 कैंप्स में जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि दिल्ली में 2 तरह के कैंप थे उस समय शरणार्थियों के। एक तो मुस्लिम शरणार्थियों का कैंप था, क्योंकि दिल्ली के दंगों में जो मुस्लिम विस्थापित हो गए थे, जिनकी घर बार हिंदू बहुल इलाकों में, तो डर कर वो लोग, पुराना किला एक दिल्ली में जगह है आप लोगों ने देखी होगी, जहां पर
चिड़ियाघर के पास में, वहाँ पे कैंप बना के मुसलमान रहने लगे थे। और हिंदू तो लाखों की तादाद में आ ही गए थे पाकिस्तान से, वो भी कैंप बना के रह रहे थे। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो गांधी जब मुसलमानों के कैंप में जाते हैं तो वहां पर जबरदस्त गंदगी देखते हैं, जबरदस्त गंदगी। प्यारेलाल नैयर गांधी के सेक्रेटरी लिखते हैं कि गांधी ने अपने पूरे जीवन में इतनी गंदगी नहीं देखी थी। तो गांधी बड़े सफाई को लेकर बड़े संजीदा रहते थे। तो गांधी कहते हैं कि जो ये भारतीय सेना खड़ी रहती है बंदूकें लेकर, क्या बंदूकें लेकर सुरक्षा करना इनका काम है? ये यहाँ के टॉयलेट साफ क्यों नहीं करते हैं? तो गांधी चाहते थे कि भारतीय सेना मुस्लिम कैंप के टॉयलेट साफ करे, अच्छी बात है। उसी शाम को, उसके 1 घंटे बाद गांधी हिंदुओं के कैंप में जाते हैं, वहां भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है। तो गांधी कहते हैं कि देखिए, आपको यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी, भोजन मिलेगा, रहने के लिए टेंट मिलेंगे, लेकिन सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी। सफाई के मामले में आपको कोई सफाई कर्मी नहीं मिलेगा। अंतर देख रहे हैं, मुस्लिम कैंप में कह रहे हैं कि भारतीय सेना टॉयलेट साफ करे, और हिंदू कैंप में कह रहे हैं कि सफाई तो देखो आपको करनी पड़ेगी। तो गांधी का ये जो व्यवहार था, ये एक बहुत बड़ी वजह उनकी हत्या की बनती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका हत्या से क्या संबंध होगा, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो गांधी जो रूखा व्यवहार शरणार्थियों के साथ करते हैं, कई बार उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि जब से शरणार्थी दिल्ली में आए हैं पंजाब से, हिंदू सिख शरणार्थी, तब से शराब की बिक्री बहुत बढ़ गई है। ये किराने की दुकानों में सस्ता किराना लेने के लिए बार्गेनिंग करते हैं। ये तांगे वाले से पैसा कम करवाने के लिए बहस करते हैं। ये बिरला भवन में जब मेरी प्रार्थना सभा सुनने के लिए आते हैं तो फल चुरा लेते हैं। अरे भाई, जिन लोगों ने पेशावर में, लाहौर में अपनी कोठियां छोड़ दी, वो बिरला भवन के फल चुराएंगे? इस तरह के घिनौने आरोप जब हिंदू पंजाबी शरणार्थियों पे गांधी लगाते हैं तो उससे बहुत टूट जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और आए दिन गांधी के खिलाफ धरने प्रदर्शन होने लगते हैं। तो ये व्यवहार उनका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक चल रहा है। तो जो हिंदू शरणार्थियों के प्रति बेरुखी थी और मुस्लिम शरणार्थियों के प्रति उनका जो आसक्ति थी, और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उनके लिए वो बार बार कहते थे, इनकी जिद थी कि जितने मुसलमान, जो थोड़े बहुत ही गए तो कभी पूरे नहीं, तो जितने भी गए, जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, वो वापस भारत आ जाएं, और जो हिंदू शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से आए, वापस पाकिस्तान चले जाएं। ये उनकी जिद थी। उनकी जिद के पीछे वजह ये थी, और वो उसका नुकसान क्या हो रहा था। देखिए, भारत पाकिस्तान आजाद हुए तो दोनों एक गरीब देश थे, दोनों के पास सुविधाएं नहीं थी। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो पाकिस्तान में हिंदुओं ने घर खाली करे हैं, उन घरों को उनको दे दिया जाएगा जो पाकिस्तान से मुसलमान पहुंचेंगे। तो पाकिस्तान की सरकार ने, जिन्ना सरकार ने ईमानदारी से पालन किया। जितनी लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी में जो कोठियां खाली हुई, उन्हें भारत के मुसलमानों को दे दिया गया, वो वहां पर बस गए। अब जो भारत में, जो दिल्ली और अन्य इलाकों के अंदर जो मुसलमानों के घर खाली हो गए थे, उनमें गांधी ने बसने नहीं दिया मुसलमान हिंदुओं को। उन्होंने कहा कि नहीं, वो लौट कर आएंगे। तो स्थिति ये हो गई कि जो हिंदू शरणार्थी थे, उनको वो घर नहीं दिए गए खाली मुसलमानों के, और उनको टेंटों में रखा गया। और ये मैंने अध्ययन किया है, उस वक्त के मौसम विभाग के मैं डेटा निकाले हैं मैंने। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी थी 1947-48 की ठंड में, जो शायद दिल्ली के इतिहास में कभी पहले नहीं पड़ी थी। और दुर्भाग्य यह था कि दिल्ली की ठंड में बारिश भी हो रही थी। जो दिल्ली में रहा है लंबे समय तक ठंड में, वो जानता है कि जब दिल्ली में ठंड में बारिश होती है तो क्या स्थिति बनती है घरों में रहने वालों की। तो सोचिए, जो कोठियां छोड़कर आए थे, हवेलियां छोड़कर आए थे, उन्हें फटे हुए टेंटों के अंदर रहना पड़ रहा था। और गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर उनको सलाह देते थे कि आपको जो रजाइयां दी गई हैं, उनके ऊपर अखबार बिछा लीजिए, अगर पानी बरसेगा तो रजाइयां गीली नहीं होंगी। उनकी उम्मीदें सुझाव के लिए नहीं थी। वो तो बच्चा भी जानता है रजाई को कैसे सुखाना है, अखबार बिछा लेंगे रजाई गीली नहीं होगी। वो ये पूछना चाहते थे कि हमारे लिए घर कहां है। अगर वो किसी खाली मस्जिद में चले जाते थे शरणार्थी, तो गांधी के आदेश पर उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। और यह नजारा गोडसे ने अपनी आंखों से देखा था। वो अपने बयान में कहता है, जब उसने अदालत में दिया, उसने कहा कि मैंने जब ठिठुरती ठंड में बारिश के अंदर बाहर निकालते देख लिया, तो मैंने उस वक्त तय कर लिया कि मेरा इरादा जो गांधी को मारने का है वो गलत नहीं है। वो गलत था, सही था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक हत्यारे के मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ, मेरे को ये करना है। तो ये स्थितियां उस वक्त बन चुकी थी। ठीक है। सो इसमें दोहरा चरित्र दिखता है किसी एक महान, जिनको हम महान मानते हैं, उनका। जब नोआखली की बात की सर ने, जब दिल्ली की ठिठुरती ठंड में हिंदुओं के प्रति रवैया और मुसलमानों के प्रति रवैया, जिसको तुष्टीकरण का नाम अक्सर दे दिया जाता है। वैसे सर, दो चीज़ें मैं इस पे कहना चाहूँगा।
जिस सोहरावर्दी की बात, जो बंगाल के कसाई की बात चल रही थी, वो बाद में पाकिस्तान जाके शायद उनके 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं अपने संविधान में, ठीक है। तब तक वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, उसमें एडिशन अमेंडमेंट करवाते हैं एच.एस. सोहरावर्दी, और उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अच्छा, एक पाकिस्तान। चीज यहाँ मैं एड ऑन कर लूंगी, गांधी की चेलागिरी करके बड़ा फायदा हुआ उसको, सोहरावर्दी को। वो 3 साल तक भारत पर रहा, 1950 में पाकिस्तान गया, और 3 साल में उसके ऊपर जब 50 लाख टैक्स निकला, 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है भाई साहब, 1947-48 में। वो नेहरू से रात में मिलने गया, तब तक गांधी मर चुके थे। बोला ये 50 लाख का मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया है, और वहां के पाकिस्तान के अखबार ये खबर छाप रहे हैं कि देखिए जो मुसलमान भारत में रह गए उन पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। तो नेहरू तो भैया कबूतर उड़ाने वाले व्यक्ति थे, उनको लगा अंतर्राष्ट्रीय छवि की बड़ी चिंता होती थी। तो नेहरू ने तत्कालीन वित्त मंत्री को लिखा कि ये 50 लाख का कर, इसका टैक्स माफ करो सोहरावर्दी का, पाकिस्तान में हमारी बुराई हो रही है। और सोहरावर्दी ने 50 लाख का टैक्स माफ करवाया, और उसका काम कंप्लीट हुआ, सारी प्रॉपर्टी बेची और पाकिस्तान चला गया। ये हुआ इस देश में। और आज भी हम जब इंटरनेशनल नैरेटिव्स की बात करते हैं तो काफ़ी डिप्लोमेसी पे चर्चा करते रहते हैं, पर आज भारत कुछ और स्टेटस पे है। और दूसरी चीज़, मैं नोआखली जब भी आप लोग पढ़ेंगे, इवन सर की बुक में और अलग से भी, तो एक गोपाल पाठक का चरित्र आता है, वो बहुत पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं गोपाल पाठक का चरित्र आता है कलकत्ता के कलकत्ता, हाँ, नोआखली के दंगों में। कलकत्ता के राइट्स में, यस। देखिए अब इसमें बिहार की कहानी भी, आपके बिहार से जुड़ी हुई कहानी है। अब ये सुन लेना चाहिए, मैं बिहार आया हूं तो ये कहानी तो सुनाऊंगा बिहार के लोगों को, क्योंकि आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे। देखिए गांधी जब कलकत्ता में दंगा हुआ, नोआखली में दंगा हुआ, तो उसकी आग बिहार पहुंच गई। तो बिहार में भी दंगा हुआ, और बिहार में एंटी मुस्लिम राइट्स हुए, और उसमें कहते हैं कि कई मुस्लिम लोगों ने ऐसे पत्र बांटे थे और ऐसी कुछ चीजें की थी जिससे हिंदू बिहार का भड़क गया था। क्या होता है ना कि भारत के जब भी दंगों की बात होती है, तो उदय सर ने तो कवर किया है कि गुजरात दंगों की बात होगी, नरोडा पाटिया की बात होगी, गोधरा की बात नहीं होगी। तो बिहार दंगों में भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए गए थे गोधरा की तरह, जिनकी वजह से बिहार में एंटी मुस्लिम राइट्स होना शुरू हो गए थे। तो जब बिहार में दंगा हुआ तो नेहरू भी आए, पटेल भी आए, कोई नोआखली नहीं गया, कोई कलकत्ता नहीं गया, बिहार सारे लोग आ गए थे और बिहार में दौरे किए। और नेहरू ने यहाँ गया में कहा था, इसी गया में कहा था कि अगर दंगा नहीं रोका तो हवाई जहाज से गोलियां बरसाऊंगा मैं तुम लोगों पर। इसी गया शहर के अंदर कह के गए थे नेहरू, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, गया शहर के अंदर। तो ये सब आ गए, और फिर जब दंगा रुक गया यहाँ पर और शांति थी, छुटपुट घटनाएं हो रही थी, तो बिहार के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता होते थे सैयद महमूद। कितने लोगों ने नाम सुना है इनका? आपके बिहार के 1937 में पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वो बन नहीं पाए थे, श्री कृष्ण सिन्हा बन गए थे शायद। तो सैयद महमूद बिहार के पहले शिक्षा मंत्री बने बाद में। 1947 के अंदर जब बिहार की सरकार थी, उसके अंदर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते थे, और उनका एक रिकॉर्ड है, उदय सर, बहुत बड़े माफी वीर थे वो, माफी महमूद। 1942 के आंदोलन में जब वो राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस के, सैयद महमूद इसी बिहार के रहने वाले थे। तो जब इनको अहमदनगर जेल में बंद किया, सारी कार्यकारिणी को कांग्रेस की, तो सैयद महमूद ने माफी मांग ली, अंग्रेज वायसराय को पत्र लिखा और कहा मैं तो इस बैठक में ही शामिल नहीं था, भारत छोड़ आंदोलन का प्रस्ताव जिसमें पारित हुआ, और मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे माफ कर दो, छोड़ दिया। तो मौलाना आजाद, नेहरू वगैरह सब आश्चर्य में पड़ गए, यार ये इसको कैसे छोड़ दिया, हमको तो छोड़ा नहीं। तो बाद में जब अंग्रेजों ने पत्र लीक कर दिया, माफीनामा उनका सैयद महमूद का। देखिए वीर सावरकर के तथाकथित माफीनामे की बहुत बात होती है, सैयद महमूद की बात नहीं होती, इसलिए सैयद महमूद का सच सुन लीजिए। इस बिहार में आप ही के राज्य के थे। तो सैयद महमूद का जब माफीनामा अंग्रेज लीक कर देते हैं, तो मौलाना आजाद पगला जाते हैं, क्योंकि वो बड़े मुसलमान सोचते थे कि कुछ मुसलमान तो कांग्रेस के साथ हों। तो वो इंडिया विंस फ्रीडम जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें सैयद महमूद को खूब गालियां बकी हैं कि धोखा दिया इस आदमी ने हमको, माफी मांग ली इस आदमी ने, और लेकिन गांधी ने खैर उनको माफ कर दिया। तो खैर ये वो कहानी 1942 की हो गई। अब 1947 में आते हैं, जब बिहार में दंगा हो रहा है मार्च अप्रैल में, और थम गया है, शांति है, थोड़े बहुत छिटपुट घटनाएं हो रही है। और गांधी नोआखली के अंदर, ये बात है फरवरी की बात 47 की, गांधी नोआखली में हिंदुओं को बचा रहे हैं। तो यह सैयद महमूद एक गुप्त पत्र लिखता है। उस पत्र की जानकारी ना तो श्री कृष्ण सिन्हा को होती है, ना जयप्रकाश नारायण को होती है, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को होती है, जो बिहार के 3 बड़े नेता थे। सैयद महमूद एक गुपचुप पत्र गांधी के नाम लिखते हैं कि भाई बिहार के अंदर बापू इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमानों पे ये अत्याचार, मुसलमानों पे ये अत्याचार। और उनका एक सेक्रेटरी होता है मुस्तबा,
उसको वो लेटर देकर सीधे बोलते हैं नोआखली में गांधी को जाकर दे दो। और गांधी जब सैयद महमूद का पत्र पढ़ते हैं, वो उसी पल तय कर लेते हैं कि मैं नोआखली के हिंदुओं को छोड़कर बिहार के मुसलमानों को बचाने के लिए जाऊंगा। और वो अपनी नोआखली की यात्रा रद्द करके बिहार पहुंच जाते हैं। यहां किसी ने जिक्र किया था उस यात्रा का। तो गांधी बिहार आने के पहले ये चीज नहीं सोचते कि बिहार के मुसलमानों की जो दर्दनाक स्थिति बता रहा है सैयद महमूद, उसका रिकॉर्ड क्या है। जबकि गांधी को खुद मालूम है कि ये व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर है। इसी व्यक्ति ने जो है अंग्रेजों से माफी मांगी है, अपने साथियों से छुपाकर इसने अहमदनगर किले से एक पत्र वायसरॉय को लिखा था। यह पत्र भी झूठा हो सकता है, लेकिन गांधी नहीं सोचते और सीधे बिहार आ जाते हैं नोआखली के हिंदुओं को बीच अधर में छोड़कर। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति थी, ये एक हत्या की वजह बनती है गांधी की। पर अब हम आते हैं गुड्स एंड कंपनी लिखा है सर आपने, तो ये सारी घटनाएं अल्टीमेटली जैसा आपने कहा कि ट्रिगर करता है किसी एक इंडिविजुअल को, छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को या किसको, और वो कैसे निश्चिंत करते हैं और वो कंपनी क्या है। देखिए अब इंटरेस्टिंग बात करी आपने, मेरे को लगता है अब थोड़ा सा नए बच्चों को मजा आएगा। देखिए जो एक हमारे यहाँ कल्चर बन गया है कि ना गोडसे को महिमा मंडित करते हैं कुछ लोग, इसकी जरूरत नहीं है। गोडसे और उसके साथी उन सब में वो सारी बुराइयां थी जो एक मानव के अंदर हो सकती है। अब मैं आपको उस कंपनी का धीरे धीरे एक चीज बताता हूं कि कौन क्या करता था। तो गोडसे का सबसे बड़ा सहयोगी था नारायण आप्टे। बहुत ही चालाक आदमी था, लोगों से पैसा ऐंठ लेना किसी काम के लिए उसका शगल था ये। उसकी एक पत्नी थी, एक बच्चा था जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसके बाद भी अपने जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ाता था उसमें पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। उसने उस लड़की को जिसका नाम मनोरमा साल्वी था, जो बीएससी कर रही थी और डॉक्टर बनने जा रही थी, उसको उसने गर्भवती कर दिया था बिना शादी किए। वो ईसाई परिवार से आती थी। तो ये गोडसे का दोस्त था नारायण आप्टे। ऐसे ही एक कैरेक्टर था दिगंबर बड़गे जो अवैध हथियारों का काम करता था। ऐसे ही एक मदनलाल पाहवा था, उसकी कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो एक शरणार्थी परिवार से आता था। उसकी चाची को और उसके पिता को काफी मारा गया था। चाची उसकी पाकिस्तान में मर गई थी, तो वो युवा था 19-20 साल का, तो वो इनके साथ जुड़ गया। लेकिन अहमदनगर में रहने के दौरान वो रेड लाइट एरियाज में जाता था। वहाँ एक शेवंती नाम की एक देह व्यापार करने वाले महिला की बेटी थी, उसके साथ शादी का वादा कर लिया, लेकिन कभी उससे शादी नहीं करी। एक विष्णु करकरे होते थे, अनाथ थे बचपन से, लेकिन वो ठीक उसका चरित्र था। गोडसे के अंदर कोई चारित्रिक बुराई नहीं थी, वो ब्रह्मचारी था, उसके अंदर इस तरह की कोई चारित्रिक बुराई नहीं थी, लेकिन आसपास इस तरह के लोग थे। तो ये कह देना कि ये जो पूरा गिरोह था और ये कोई मकसद था, और ये सामान्य लोग थे जिनके अंदर मानवीय बुराइयां कूट कूट के भरी हुई थी, अनाड़ी थे। इनके पास कोई इस तरह का लक्ष्य नहीं था कि हम कर देंगे। इतने अनाड़ी थे कि गांधी की हत्या को करने का पहला दिन ने 20 जनवरी चुना था। ये सब झुंड बना के वहां पहुंच गए और इतना अनाड़ी प्लान बनाया कि कोई हत्या सफल ही नहीं हो पाई। एक ने मदनलाल पाहवा ने बम फोड़ दिया, वो स्पॉट पे पकड़ा गया। बाकी लोगों को रिवॉल्वर चलाने थे, बंदूकें चलानी थी, वो घबरा गए। जिनको हैंड ग्रेनेड फेंकनी थे वो डर के भाग गए। मदनलाल पाहवा को ले गए, वो जिंदगी में पहली बार बिरला भवन आया था, उसको रेकी भी नहीं करवाई। तो उसने अपना बम फोड़ा, उसको भागने का रास्ता नहीं मिला, तो वहीं फंस गया वो। ये तो प्लान ये लोग अनाड़ी किस्म के लोग थे, इनको महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। प्लान करके भी ये किया, प्लान करके भी ऐसे अनाड़ी थे। तो मतलब गांधी को मारने में कामयाब हो गए क्योंकि गांधी की सुरक्षा नहीं करी। अच्छा, ये 20 और 30 के बीच की बात हाँ, है। तो 20 जनवरी को जब हमला करने आते हैं तो बड़ा, आप कितने लोगों को मालूम है गांधी का जो हमला करने का गोडसे का पहला प्लान था वो 20 जनवरी का था? बहुत कम लोगों को मालूम है। तो उन्होंने 20 जनवरी को दिन चुना था। प्लान ये था कि गांधी की सभा होगी, मदनलाल पाहवा जो एक वो था, वो जो शरणार्थी था, वो एक बम फोड़ेगा तो भगदड़ मचेगी तो दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया ग्रेनेड फेंकेंगे। पीछे छुपे होंगे गोपाल गोडसे और एक विष्णु करकरे। ये पीछे से रिवॉल्वर से गांधी और सोहरावर्दी को भी मारने का प्लान था। गोली चला देंगे, बाकी लोग भग जाएंगे। और कितने चालाक थे गोडसे और आप्टे, अपने पास कुछ नहीं रखा था उन्होंने, ना उनके पास बम था ना रिवॉल्वर था। मतलब फंसते कौन ये सारे लोग, और गोडसे और आप्टे बच जाते। तो इस तरह के लोग थे। कोई ये मतलब ये मत मानिए कोई किसी को महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बम फोड़ा तो बम फुस्सी निकल गया, थोड़ी सी आवाज हुई, भगदड़ मची नहीं और इनका पूरा प्लान फेल हो गया। ये पैनिक कर गए, भाग गए। तो ये इतना अनाड़ीपन था इनके अंदर।
लेकिन ये जब इन्होंने काम किया तो मदनलाल पाहवा जो था स्पॉट पे पकड़ा गया। तो पुलिस ने जब उसको रात में डंडे मारे तो उसने सारे राज उगल दिए। उसने बता दिया कि नाथूराम गोडसे नाम नहीं लिया, उसने कहा कि अग्रणी और हिंदू राष्ट्र का जो संपादक सर वो है। पकड़े गए, वो कैसे पकड़े गए? जैसे आपने सर ने कहा कि उनको नहीं लेके गए थे कि कहाँ तुम्हें बॉम्ब फोड़ना है, कहाँ से भागना है। जो प्लानिंग की ना वो बाकी के लोगों ने की, इनको लेके ही नहीं गए। मान लीजिए कैंटीन में चाय पीनी है और कहाँ पीनी है वो एक बंदे को बता नहीं जो चाय स्पॉन्सर करने वाले हैं। दिलचस्प किस्सा ये हुआ कि मदनलाल पाहवा को बम फोड़ा मदनलाल पाहवा ने। तो एक और सुलक्षणा नाम की एक औरत रहती थी वहां पे सर्वेंट क्वार्टर में, बिड़ला जी की गाड़ी साफ करने वाले की पत्नी थी। उसने उसको देख लिया, बम फोड़ के भागा। तो भागते भागते मेन गेट पे गया तो वहां पे पुलिस वाले खड़े थे। तो ये रास्ता भटक गया बिड़ला भवन में। तो ये वापस उसी स्पॉट पे पहुंच गया जहां पर उसने बम फोड़ा था। सुलोचना ने उसको देख लिया, सुलोचना चिल्लाई ये बम फोड़ा था, बम फोड़ा था। उसने पुलिस ने पकड़ लिया और वहीं वो 19-20 साल का लड़का गिरफ्तार हो गया। और जब वो बाहर निकला तब तक वो अधेड़ हो चुका था 65-66 में। तो उसका इंटरव्यू लिया बाद में किसी ने, तो बोला कि जब तुम पकड़ा गए, बोले क्या हुआ? बोले जब मैं पकड़ा गया तो एक हरे रंग की गाड़ी में गोडसे आपटे भाग रहे थे और उस वक्त मुझे लगा कि मेरे साथ इन लोगों ने धोखा कर दिया। तो इतने अनाड़ी थे। तो मदनलाल पाहवा ने सारे नाम बता दिए कि अग्रणी अखबार का संपादक जो है वो इसका मास्टरमाइंड है, अग्रणी अखबार का जो मैनेजर है नारायण आप्टे वो इसका दूसरा आदमी है, विष्णु करकरे जो पार्षद है अहमदनगर में वो तीसरा आदमी है, दिगंबर बड़गे जो हथियारों का सौदागर है वो ये है, गोपाल गोडसे अग्रणी के संपादक का छोटा भाई है, मतलब नाथूराम गोडसे का छोटा भाई। बोले सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब पुलिस के पास 10 दिन थे। मैं कहता हूं यहां पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कि अगर 3 दिन भी अगर कोई कांस्टेबल स्तर का अधिकारी, बिहार पुलिस का कोई कांस्टेबल अगर इस केस की जांच करता तो 3 दिन में इन सारे लोगों को अंदर कर देता। लेकिन ये घूमते रहे, आजाद घूमते रहे और गांधी को 30 जनवरी को मारने में कामयाब हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से अंश भाई इस पे कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि जब आप ये चर्चा करोगे कि गांधी की सुरक्षा नहीं दी तो सवाल उठेगा नेहरू पर, गृह मंत्री थे सरदार पटेल तो सरदार पटेल पर भी सवाल उठेगा। तो जिस हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं गांधी की हत्या के नाम पर, जिस संघ और जिस वीर सावरकर पर ये उंगली उठाना चाहते हैं, वो नैरेटिव नहीं होगा, वो नैरेटिव फ्लॉप हो जाएगा। डायरेक्शन हो जाएगा कि गांधी की सुरक्षा क्यों नहीं की गई, जिम्मेदार कौन था, तो कहानी बदल जाएगी। तो गांधी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर मैंने पूरा 35 पन्ने लिखे, 75 चूक। मतलब हम सबने बचपन में चोर सिपाही खेला है। चोर सिपाही खेलते वक्त जो बचपन में हमने जो गलतियां नहीं करी, वो भारत के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी गांधी की हमला होने के बाद हत्यारों को, संभावित हत्यारों को पकड़ने में वो चूके कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे। नाथूराम गोडसे के कपड़े मिल गए। वो जो मरीना होटल है कनॉट प्लेस में, वहां पे रुका हुआ था। तो जब छापा मारा मदनलाल पाहवा के साथ पुलिस लेके गई, बोले कहां रुका था? वो मरीना होटल में। बोले कौन सा? बोला कमरा नंबर 20। तो जिस कमरे में घुसे तो वहां पर एक काली राम नाम का वेटर था। तो उसने नाथूराम गोडसे के कपड़े दे दिए। बोले ये ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देके गया था, लॉन्ड्री के लिए, ये कपड़े हैं उस व्यक्ति के। उस कपड़ों में इनिशियल लिखा था। अगर यहाँ पे कोई बुजुर्ग, वैसे कम लोग बैठे हैं, पुराने जमाने में लोग अक्सर खादी के सफेद कपड़े एक से पहनते थे, तो लोग इंक से अपने नाम पीछे कॉलर में लिख दिया करते थे, इनिशियल्स। तो उसने उस कपड़ों पे लिखा हुआ था, उस कुर्ते पे नाथूराम गोडसे के, N.V.G. N फॉर नाथूराम, V फॉर विनायक, G फॉर गोडसे। और मदनलाल पाहवा ये बता चुका था कि जो मास्टरमाइंड है वो अग्रणी अखबार का संपादक है। अग्रणी अखबार कोई छोटा मोटा अखबार नहीं था। उदय सर बैठे हुए हैं, हर लोकल अखबार सर जो छपता है उसकी लिस्ट एनबी मिनिस्ट्री में होती है, गृह मंत्रालय के पास होती है, आईबी के पास होती है। उसमें उसके संपादक का नाम लिखा होता है, उसमें उसके प्रकाशक का नाम लिखा होता है। तो अग्रणी अखबार का संपादक कौन है, उसका मैनेजर कौन है, ये सारी जानकारी दिल्ली में मौजूद थी। वो कपड़े मौजूद थे। आप निकालते, अच्छा नाथूराम विनायक गोडसे ये अखबार के संपादक का नाम है, ओके, ये कपड़े मिले हैं, नारायण एन फॉर ये नाथूराम विनायक गोडसे। सारे लिंक मिल रहे थे, सारे लिंक मिल रहे थे। मैं कहता हूं ना, बिहार पुलिस का कांस्टेबल जो बेचारा लाल टोपी लगा के मेहनत करता है सड़क पर, वो भी अगर ईमानदारी से जांच करता 3 दिन के अंदर सब अंदर होते। इन्होंने गांधी को, जैसे कहते हैं ना शिकार, जब शेर को पकड़ना होता है तो किसी बकरी के गले में रस्सी बांध के उसको पेड़ से बांध देते, ऐसे इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बांध के छोड़ दिया कि आओ मार लो इस आदमी को। और उसके बाद गांधी 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 करते हैं, बापू 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 करते हैं, अहिंसा अहिंसा की बातें करते हैं। 75 साल से उस आदमी की चिता पर रोटियां सेक रहे हैं। बचाया क्यों नहीं? वो तो था हत्यारा, उसने तो मारा। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? तुमने क्यों नहीं बचाया? मरने के लिए छोड़ दिया उस आदमी को।
और ये मैंने 2008 में मैंने शो बनाया था एक इसी विषय पर, जी के बाद एनडीटीवी इंडिया में। मेरी बातों से लगेगा नहीं कि मैं एनडीटीवी में भी नौकरी कर चुका हूं, लेकिन हाँ, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैंने एनडीटीवी में 1.5-2 साल नौकरी करी है, रवीश के साथ काम किया। अच्छा, मतलब रवीश का नाम दिया तो तालियां बज गई, उनके साथ काम किया है तो। तो मैंने शो बनाया, तो तुषार गांधी का हमने इंटरव्यू लिया। तुषार गांधी गांधी जी के पोते हैं, तब तो उन्होंने लेट्स किल गांधी ने लिखी थी। तो तुषार गांधी ने एक बात कही कि नेहरू और पटेल को रोज, ये सबको मालूम है कि रोज गांधी बिरला भवन नेहरू और पटेल को बुलाते थे तो झड़कियां देते थे, क्योंकि गांधी के विचार बड़े ऊटपटांग होते थे कि ये आर्मी नहीं होना चाहिए, पुलिस नहीं होना चाहिए, ये फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस नहीं होना चाहिए। तो तुषार गांधी ने उस इंटरव्यू में बोला कि रोज आके गांधी की बिरला भवन में झड़कियां सुनने से कहीं बेहतर था कि 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को ये लोग राजघाट जाएं, फूल चढ़ाएं और वापस आ जाएं, बजाय इसके कि 365 दिन गांधी की झड़कियां खाएं। अब ये गांधी के परपोते ने कही। अब मैं आपको एक चीज कहता हूं, जब गांधी की हत्या हो गई और नेहरू और पटेल से पूछा कि भैया गांधी को आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी, तो बड़े भोले और मासूम बन गए दोनों, और इन दोनों ने कहा वो तो बापू मना करते थे सुरक्षा देने से। अरे, तो बापू तो मना करते थे आर्मी नहीं होना चाहिए, बापू तो बोलते थे फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, बापू तो बोलते थे पुलिस नहीं होना चाहिए, बापू तो बोलते थे कांग्रेस ही नहीं होना चाहिए, बापू तो बोलते थे जो सरकारी कारों में घूमते हो कारों में मत घूमो, बापू तो कहते थे जो अंग्रेज अधिकारियों के जाने के बाद उनके बंगलों में जो तुम कब्जा करके बैठ गए हो और बड़ी बड़ी वायसराय की तरह रोज रात में पार्टियां दे रहे हो, ये वो भारत नहीं है, ये बंद करो पार्टीबाजी। गांधी तो ये भी कहते थे। तो गांधी की 100 में से कोई इच्छा नहीं मानी इन लोगों ने, गांधी की एक ही इच्छा मानी, मुझे सुरक्षा मत दो। वाह, ऐसे चेले भगवान किसी को ना दे। मैं आपको एक बोलता हूं, मैंने सूरावर्दी को क्या क्या नहीं बोला यहां पर, लेकिन सूरावर्दी की मैं तारीफ करता हूं। मैं बंगाल के कसाई की तारीफ करता हूं, जिसके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे, उस व्यक्ति की मैं इस मंच से तारीफ करता हूं। एक मामले में जब गांधी नोआखली गए तो मुस्लिम लीग की सरकार थी, सूरावर्दी वहां का मुख्यमंत्री था। गांधी ने हमेशा की तरह कहा, नोआखली मुस्लिम बहुल इलाका था, गांधी की जान को खतरा था, कोई भी मुस्लिम उनको हत्या कर सकता था वहां पर, क्योंकि गांधी हिंदुओं को बचाने का काम कर रहे थे। तो गांधी ने वही कहा कि नहीं, मुझे कोई सुरक्षा ना दी जाए, लेकिन सूरावर्दी ने उनको सुरक्षा दी। आर्मी की टैंक लगाए, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी लगाई, और जब गांधी मुस्लिम इलाकों में जाते थे तो लोग बोलते थे आप तो अहिंसा के पुजारी हो, ये आर्मी लेकर क्यों आए हो, ये पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी लेकर क्यों आए हो। तो गांधी कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं चाहता, लेकिन अगर बंगाल की मुस्लिम लीग की सरकार, सूरावर्दी की सरकार मुझे सुरक्षा दे रही है तो मैं उसे कैसे हटा सकता हूं। तो ये चीज बिरला भवन पे भी अप्लाई हो सकती थी ना। गांधी कहते कि भाई मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है आपको सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, वो लेनी पड़ेगी। तो गांधी सरकारों की बात मानते थे, ब्रिटिश सरकार के नियमों का वो कई बार पालन करते थे। अंग्रेजों की सरकार के नियम भी माने गांधी ने, तो नेहरू की सरकार का तो मान ही लेते, सादी वर्दी में तैनात कर देते। अरे, कांग्रेस सेवा दल के इतने हट्टे कट्टे कार्यकर्ता पंजाब के थे, वो तैनात कर देते, जांचें करते, लोगों की तलाशी लेते। गांधी की तस्वीर दीवार पर टंगी, गांधी की तस्वीर के पीछे से छिपकली निकलती है, कीड़े मकोड़े खाती है और पुनः गांधी के तस्वीर के पीछे जाकर छिप जाती है। ये नजरिया कब बदलेगा? मेरा सवाल है, हाँ चालू है, सुनाई दे रहा है, कि भारतीय मुद्रा पे गांधी जी का पिक्चर क्यों है? सर, अभी गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के नर्मदा डैम से साधु बेट के 3.2 किलोमीटर पे 182 मीटर्स या 597 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। हम लोगों ने सिर्फ उनकी एक स्टैचू बना दी है, उस पर भी लोग सवाल करते हैं कि भारत का इस पे पैसा बर्बाद हुआ है। तो फिर जब हम लोग भारत के फादर मान रखे हैं महात्मा गांधी जी को, तो फिर उस पर सवाल क्यों नहीं होते, जबकि आज़ाद हिंद फौज के कारण आज़ादी मिली है। Namaste, sir. My question to you is, when you started your research, what were the mediums that you have gone through and how did you start it? ठीक है। अब एक आगे, बस मैम प्लीज एक आगे यहाँ पे। अच्छा, नमस्कार सर। ठीक। जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सिख धर्म पर अटैक किया गया था, तो आप जरा ये बात बताइएगा कि गोडसे की हत्या के बाद जो चित्पावन ब्राह्मण थे उनके ऊपर भी सर जरा आप अपने ठीक है, बुक में है, हम काफी लंबा सेशन रख सकते थे। अच्छा, मैं अब शुरू करूं। जिस तरह से नेहरू को आप छोड़ दीजिए, नेहरू के बाद वाली खासकर सरकारों ने जिस तरह से उनकी उपलब्धियों को
छुपा कर रखा। फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र प्रसाद 1959 में ये बात देखते हैं 1959 में कि सरदार पटेल ने ये किया, लेकिन मजबूरी में हम ये कह नहीं सकते। तो देश का राष्ट्रपति भी इतना मजबूर था कि वो सरदार पटेल की तारीफ में बातें नहीं कह सकता था। ऐसे में जब उनको स्थान मिलता है तो वो अपनी जगह पर है। देखिए, सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है वो सिखों की का नरसंहार हुआ। राजीव गांधी की हत्या के बाद तमिलनाडु में जो तमिल विचारधारा के लोग थे, जो लिट्टे के समर्थक विचारधारा के लोग थे, उनकी हत्याकांड हुआ। लेकिन ये कोई नहीं जानता है, हम पिछले 4 साल से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इसकी शुरुआत मैंने की, कि गांधी हत्याकांड के बाद, जैसा मैंने बताया कि 20 जनवरी को गोडसे पहला हमला करता है, 10 दिन में पुलिस सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी उसको पकड़ नहीं पाती। लेकिन जब 30 जनवरी शाम 5:17 पर गोडसे गांधी को गोली मारता है, तो महज 3 से 4 घंटे में गोडसे का नाम क्या है पूरा, वो जाति में ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी उसकी उपजाति चितपावन ब्राह्मण है, ये महाराष्ट्र के गांव गांव तक पहुंचा दी गई थी। और उसके बाद चुन चुन कर चितपावन ब्राह्मणों को घरों से निकाला गया, उनके घर जलाए गए, उनकी हत्याएं की गई। और जब मैं इसके रिसर्च में घुसा तो मुझे इस दंगों के रिकॉर्ड तो मिले, लेकिन कितने चितपावन ब्राह्मण एक्यूरेट मारे गए, रिकॉर्ड मिटा दिए गए। मैं थक गया, मैं हार गया, लेकिन वो रिकॉर्ड मुझे नहीं मिले। और ना केवल चितपावन ब्राह्मणों के लिए, मैंने अभी बताया कि गांधी की असफल मॉब लिंचिंग का प्रयास हुआ था। देश की पहली कामयाब मॉब लिंचिंग जानते हैं कौन है, किसकी हुई थी? वीर सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर नारायण सावरकर की, जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जब वीर सावरकर के घर पे हमला किया गांधीवादियों की, अहिंसावादियों की, तथाकथित अहिंसावादियों की भीड़ ने, और जब वीर सावरकर को ये मारने में कामयाब नहीं हुए, तो उनके घर के 2 गली पीछे नारायण सावरकर रहते थे। नारायण सावरकर के घर में गांधीवादियों की भीड़ घुसी, उनको खींच कर ऐसे लाया गया जैसे किसी चोर उचक्के को खींच कर लाया जाता है। सड़क पर लाकर बीच चौराहे में उन्हें तब तक पत्थर मारे गए जब तक कि वो मरणासन अवस्था तक ना पहुंच गए, और उसके बाद वो चोटों से उबर नहीं पाए, और 10 महीने बाद या कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। तो भारत में जो मॉब लिंचिंग का नैरेटिव गढ़ा जाता है, कोई आपसे पूछे कि फला पहलू खान की, फला अखलाक की, फला खान की, फला अब्दुल की, फला यूसुफ की मॉब लिंचिंग हो गई, तो उसे जरूर बताएं कि भारत की पहली मॉब लिंचिंग सावरकर परिवार के साथ हुई है, डॉक्टर नारायण सावरकर के साथ हुई। यस, लास्ट क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन एंड वन लाइन, हाँ, वन लाइन क्वेश्चन। क्या गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे या थे नहीं? या नहीं थे? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए क्योंकि बार बार मुझसे पूछा जाता है, और मैं यही सोच रहा था ये सवाल अभी तक मेरे सामने आया क्यों नहीं, क्योंकि मेरी बुक का नाम हे राम है। देखिए, एक बात बताइए, आपको चोट लगती है, कभी लगती होगी, खाना बनाते वक्त हाथ तेल का छींटा पड़ता होगा, आपके मुंह से क्या निकलता है? क्या? मां, भगवान, हे राम, प्रभु। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है। देखिए, इसको इस ढंग से समझिए, अगर गांधी बहुत महान थे, अगर वो हे राम नहीं बोलते तब भी वो महान रहते, और गांधी अगर खराब थे और हे राम बोलने से वो महान नहीं हो जाते। दुनिया में, मतलब उसको दोनों चीजों को जोड़िएगा मत, दुनिया में सबसे बड़ा जो कुपुत्र होता है, कपूत जिसको हम कहते हैं, उसको भी जब चोट लगती है तो कहता है ओ मां, और उसकी मां मालूम पड़ा कि एक वृद्धाश्रम के अंदर घिसट रही है। तो ऐसे कपूत भी अपनी मां का नाम लेते हैं चोट लगने पे, भगवान का नाम लेते हैं। तो सिर्फ भगवान का नाम लेने पर आप महान नहीं हो जाते, और मरते वक्त भगवान का नाम ना लेने पर आप छोटे भी नहीं हो जाते। इसलिए बहस बड़ी अजीब है कि हे राम बोला था कि नहीं बोला था, इस पर हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, एक सामान्य घटना है। अब मैंने हे राम क्यों रखा नाम का, ये विस्मय है। हे राम, क्या ऐसा भी हुआ होगा? मेरी पुस्तक का नाम इसलिए हे राम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, काफी अच्छे सवालों के लिए, और प्रखर जी का।